मुंबई शहर के नजदीक रामपुर नाम का एक छोटा सा आधुनिक गांव था। उस गांव में अभिमन्यु नाम का एक आदमी अपनी बीवी निधि के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। बाहर से आने जाने वाले सारे मुसाफिर ज्यादातर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में ही खाना खाना पसंद करते थे। अभिमन्यु की बीवी मुसाफिरों के लिए खाना अपने हाथ से तैयार करती थी। एक दिन की बात है, बैंक का मैनेजर ताराचंद अपनी बीवी अनीता के साथ अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया। तुम्हारे रेस्टोरेंट की चाउमीन की प्रशंसा तो दूर दूर तक है। आज मेरे पत्नी का चाउमीन खाने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि सीधा तुम्हारे रेस्टोरेंट में ले आऊं। जी बिल्कुल, क्या है कि ग्राहकों के लिए मेरी बीवी खुद खाना बनाती है, तो फिर देर किस बात की है। जल्दी से एक एक प्लेट चाउमीन लगवाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभिमन्यु ने खुशी खुशी ताराचंद और उसकी बीवी को एक एक प्लेट चाउमीन लगवा दी। वाकई अभिमन्यु, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मुझे आपसे एक बात भी करनी है ताराचंद जी। इस महीने में बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाऊंगा। मेरा बेटा मुंबई शहर में पढ़ता है और उसकी इस महीने फीस जमा होनी है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, तुम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें 2 गुना लोन देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम इस रेस्टोरेंट को और बड़ा बना लो, इसे एक बहुत बड़े अच्छे होटल में कन्वर्ट कर दो। नहीं ताराचंद जी, मैं इस छोटे से रेस्टोरेंट में ही बहुत खुश हूँ। मैं और बैंकों के चक्कर काटने से बच गया। ताराचंद रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और अभिमन्यु के रेस्टोरेंट के ठीक सामने बने एक बड़े से रेस्टोरेंट को देखकर मुस्कुराने लगा। ये तो अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से बड़ा और काफी अच्छा मालूम होता है। हाँ, रेस्टोरेंट अभिमन्यु के रेस्टोरेंट से काफी बड़ा है। ये ब्रिजेश का रेस्टोरेंट है, लेकिन आसपास के लोग अभिमन्यु के रेस्टोरेंट का ही खाना पसंद करते हैं। बैंक मैनेजर ताराचंद अपनी बीवी के साथ कार में बैठकर चला गया। उसकी बातें दूसरे रेस्टोरेंट का मालिक ब्रजेश अपने सत्यम के साथ पीछे से चुपके से सुन रहा था। सुना मालिक, एक तो इस बैंक मैनेजर ने आपके लोन की फाइल रिजेक्ट कर दी, ऊपर से ये अभिमन्यु के रेस्टोरेंट की तारीफ बहुत कर रहा है, वो भी आपके रेस्टोरेंट के सामने, और हमारे रेस्टोरेंट की बुराई कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे रेस्टोरेंट में बड़े बड़े और मोटे ताले लगते हुए नजर आएंगे। तुमसे कितनी बार कहा है सत्यम कि अच्छा बोला करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मालिक? देखिए ना, दिन पर दिन हमारे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सत्यम कि अभिमन्यु के रेस्टोरेंट की वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारा खाना उसकी पत्नी निधि बनाती है। आप भी अपने रेस्टोरेंट का खाना अपने बीवी से तैयार क्यों नहीं करवाते? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी पत्नी को तो भोजन बनाना ही नहीं आता। पिछली बार तुमने खुद उसके हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाए थे और अगले दिन तुम बीमार पड़ गए थे। इसमें तो कोई शक नहीं। चिंता मत करो सत्यम, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मुझे पता है कि बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर कुछ ही दिनों में हो जाएगा और नया बैंक मैनेजर मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार है। अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में सारे पैसे बैंक के लगे हुए हैं और उसकी जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। मैं अपने दिमाग से ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अभिमन्यु सड़क पे आ जाएगा। अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी, जिसने बहुत ही गंदा कोट पहन रखा था, रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से बर्गर, पिज्जा और ब्लैक कॉफी लेकर आओ। सत्यम उस आदमी को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जानते भी हो वो कुर्सी कितनी महंगी है। तुम्हारी वजह से ये कुर्सी गंदी हो गई। किस तरह के व्यक्ति हो तुम? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों का सम्मान करना नहीं सिखाया? तुम्हें पता नहीं ग्राहकों से किस तरह से बात की जाती है? हाँ, मुझे सिखाया है, मुझे सब पता है ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। ग्राहक भी तुम्हारे जैसे गंदे कपड़े पहनकर इतने आलीशान और बड़े रेस्टोरेंट में नहीं आते। बस हो गया, अब तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। और हाँ, किसी भी इंसान के कपड़ों से उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
कभी कभी आंखों के सामने नजर आने वाला सच भी सच नहीं होता है। लगता है कोई पुरानी घिसी पीटी हिंदी पिक्चर देखकर आए हो तुम। तभी वहाँ पर ब्रजेश आ गया। क्या हुआ सत्यम, क्या बहसबाजी हो रही है? देखिए ना मालिक, इस आदमी ने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। इसके कोट की हालत देखिए, ऐसा लगता है कि सालों से इस कोट की धुलाई ही नहीं हुई है। ऊपर से ये आदमी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। बोल रहा है कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें ग्राहकों से बात करने के लिए तमीज नहीं सिखाई। हाँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? तुम्हारा नौकर मेरा ऑर्डर लेने के बजाय मेरे कपड़ों को देख रहा है। इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे जैसे गंदे दिखने वाले आदमी नहीं आते। मेरे नौकर ने बिल्कुल सही कहा है। मुझे भी शक है कि तुम्हारी जेब में पैसे होंगे या नहीं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, उस सामने वाले रेस्टोरेंट में है। जाओ, जाकर वहीं बैठो। ब्रजेश की बात सुनकर वो आदमी नाराज होकर उठ खड़ा हुआ और सीधा अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। जी, क्या लेंगे आप? मुझे चीज बर्गर और बढ़िया सी ब्लैक कॉफी। जी, अभी लगवाता हूँ। अभिमन्यु ने तुरंत उस आदमी का ऑर्डर लगवा दिया। वो आदमी बर्गर खाकर और ब्लैक कॉफी पीकर बहुत खुश होकर बोला, वाकई मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट की प्रशंसा सुनी थी। लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट की बिल्कुल सही प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी ब्लैक कॉफी पीकर तो मुझे बहुत मजा आ गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो आदमी अपनी जेब टटोलने लगा। कुछ वक्त बाद वो अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, मुझे माफ करना यंग मैन, मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल आया। कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हो तब आकर पैसे दे जाना। तुम तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। एक तुम हो और एक तुम्हारा पड़ोसी जिसे ग्राहकों से बात करने की तमीज भी नहीं है, और मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने एक छोटा सा चमकने वाला हीरा अभिमन्यु को पकड़ा दिया। ये तो डायमंड है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये डायमंड नहीं है बेटा, ये एक गैजेट है। कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। इसे अपने पास संभाल कर रखना। अगर जीवन में कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही निधि अभिमन्यु से बोली, कौन था ये? पता नहीं निधि, लेकिन वो जो भी था उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी का मालिक हो। लेकिन उसने कपड़े तो काफी गंदे पहने हुए थे। किसी के कपड़ों को देखकर उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाया जाता निधि। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की झुर्रियां सब कुछ कह देती है। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया और एक दिन बैंक मैनेजर ताराचंद का ट्रांसफर हो गया और उसकी जगह ब्रजेश का रिश्तेदार टिल्लू मैनेजर बनकर बैंक में आया। ब्रजेश टिल्लू की चापलूसी करता हुआ बैंक में पहुंचकर बोला, मैं आपका काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ ब्रजेश, इस गांव में मेरा ट्रांसफर करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। आपके जैसा ईमानदार बैंक मैनेजर इस दौर में कहाँ है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे रेस्टोरेंट के सामने अभिमन्यु नाम का व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाता है। उसके रेस्टोरेंट में सारा पैसा बैंक का लगा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को बैंक का मालिक समझता है। उसकी जब मर्जी होती है वो बैंक की इंस्टॉलमेंट चुकाता है और जब मर्जी नहीं होती नहीं चुकाता। नियम के मुताबिक उसे 1 साल के अंदर अपना लोन क्लियर कर देना था, मगर आज उसके लोन को पूरे 3 साल हो चुके हैं। पिछले वाले बैंक मैनेजर उसके फेवर में रहते थे। मैं चाहता हूँ कि आपका सारा पैसा आप उससे ले लीजिए। अब तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ ब्रजेश, तो तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि रिश्तेदारी से ही सब कुछ नहीं होता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैं आपके एक एक शब्द का मतलब समझ गया। आपके घर पर आपका इनाम पहुँच जाएगा, तो फिर निश्चिंत होकर सो जाओ। 24 घंटे में अभिमन्यु सड़क पर आ जाएगा, इसकी खबर तुम तक पहुँच जाएगी। अगले दिन बैंक मैनेजर टिल्लू सारे पेपर्स लेकर अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में पहुंच गया और बैंक के सारे पैसे एक साथ देने की बात करने लगा। मैं सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकता, मुझे कुछ तो वक्त दीजिए। बैंक ने तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था, लेकिन पिछले वाले बैंक मैनेजर साहब ने तो कभी भी ऐतराज नहीं जताया।
वो पुराने मैनेजर थे, मैं नया मैनेजर हूँ। तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है। 1 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो, नहीं तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट पर बैंक कब्जा कर लेगी। और याद रखना, मुझे इसका पूरा अधिकार है। इतना कहकर टिल्लू वहाँ से चला गया। अभिमन्यु बेचारा 1 दिन में इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। बैंक मैनेजर ने बड़ी चालाकी से अभिमन्यु का घर और रेस्टोरेंट जब्त कर लिया और अभिमन्यु को घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों मियाँ बीवी 2 दिन से भूखे प्यासे थे कि तभी अभिमन्यु को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने कोट की जेब से वही हीरा निकाल लिया। ये तो वही हीरा है ना जो वो गंदा दिखने वाला आदमी देकर गया था। सोच रहा हूँ इस हीरे को बाजार में बेच दूं। अचानक वो हीरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। देखते ही देखते अभिमन्यु के सामने एक रेस्टोरेंट खड़ा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वो कोई जादूगर था? नहीं निधि, मुझे याद आ गया। उस व्यक्ति ने ये कहा था, ये कोई हीरा नहीं, ये कोई गैजेट है। ये तो एक अंदर से बहुत आलीशान रेस्टोरेंट लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। निधि और अभिमन्यु उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट के अंदर वेटर के रूप में रोबोट काम कर रहे थे। मिस्टर, आपका स्वागत है रेस्टोरेंट के नए मालिक, और आपका भी मिस। अभिमन्यु खुशी से चीखते हुए बोला, ये तो कमाल हो गया निधि। बोलिए मालिक, इस रेस्टोरेंट को कहाँ पर लेकर चलना है? क्या मतलब? इस रेस्टोरेंट को आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। ये आपका हर आदेश मानेगा। मैं समझ गया, ये एक नए तकनीक से बना हुआ रेस्टोरेंट है। ये विज्ञान का चमत्कार है। मैं समझ गया, वो व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उस दिन के बाद अभिमन्यु और उसकी बीवी उसी चलने वाले रेस्टोरेंट में घर घर जाकर सेवा देने लगे। कुछ ही महीनों में अभिमन्यु के चलने वाले रेस्टोरेंट का नाम पूरे गांव और आसपास के कस्बों में मशहूर हो गया। अब किसी को कुछ भी खाने की जरूरत होती तो अभिमन्यु का रेस्टोरेंट चलकर उसके पास पहुंच जाता। अभिमन्यु ने कुछ ही महीनों में बैंक की सारी रकम चुका दी। कुछ कीजिए मालिक, आपने तो उसे सड़क पर ला दिया था, मगर वो तो सड़क पर चलने वाला ही रेस्टोरेंट लेकर आया। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सत्यम कि ये चमत्कार हुआ कैसे। पहले तो मेरे रेस्टोरेंट में फिर भी 1-2 लोग आ जाते थे, अब तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। क्या बात कर रहे हो मालिक? आपके रेस्टोरेंट में पिछले 2 महीनों से कोई ग्राहक नहीं आया। मैं ही अकेला बैठा हुआ मक्खियाँ मार रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं आज इस अभिमन्यु का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। आप क्या करेंगे मालिक? मैं उस रेस्टोरेंट को बम से उड़ा दूंगा। सुना है जिसको जरूरत होती है वो रेस्टोरेंट खुद वहां पहुंच जाता है। इस बार उस रेस्टोरेंट को तुम अपने घर के पास बुलाना, उसके बाद वहीं पर ये सारा खेल खत्म कर देंगे। ब्रिजेश के कहने पर सत्यम ने उस रेस्टोरेंट को अपने घर के पास बड़ी चालाकी से बुला लिया। ब्रिजेश और सत्यम चुपके से उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। ब्रिजेश के हाथों में एक बड़ा सा बम था, मगर अचानक रेस्टोरेंट में सायरन बजने लग गए और एक रोबोट की सेना ने ब्रिजेश और सत्यम को घेर लिया। तुम्हारे हाथों में बम है? ये कैसे हो सकता है? तो तुम्हें कैसे पता चला? तभी वहाँ पर अभिमन्यु और निधि आ गए। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी ब्रिजेश कि तुम ऐसे ही गिरी हुई घटिया हरकत करोगे। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर वही गंदा सा दिखने वाला इंसान, जो अब बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुआ था, मुस्कुराता हुआ आया। मुझे देखकर तुम लोग इस तरह से हैरान मत हो। मेरा नाम प्रोफेसर हॉकिंग्स है। मैं एक बड़ा साइंटिस्ट हूँ। दरअसल इस चलने वाले रेस्टोरेंट को बनाने में मुझे काफी साल लग गए। उस दिन मैं ये प्रयोग में सफल हो गया था और खुशी के मारे मैं अभिमन्यु के रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आया था, मगर बाहर मैंने ब्रिजेश की और उसकी नौकर की बातें चुपके से सुन ली थी। मैं समझ गया कि ये अभिमन्यु के आने वाले वक्त में कोई न कोई समस्या खड़ा कर देंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये अब तुम्हारा ही रहेगा। मैं इसके जैसे और भी गैजेट्स बनाऊंगा। पुलिस ने सत्यम और ब्रिजेश को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अभिमन्यु के पास आज भी वो चलने वाला रेस्टोरेंट मौजूद है।